मेरा नाम रीमा है और अगर मैं अपनी जिंदगी की हकीकत बयान करूं तो शायद सुनने वाला यही समझे कि ये किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा है। शायद वो सोचे कि ऐसी आजमाइशें सिर्फ ड्रामों और कहानियों में होती हैं, मगर नहीं, ये सब मेरी अपनी जिंदगी का वो सच है जिसने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया। मेरी जिंदगी के हर दिन में एक नई जंग छुपी होती थी। कभी गुर्बत से लड़ना पड़ता, कभी हालात से, और कभी अपने ही दिल के अंदर पलते इन खौफनाक सवालों से जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता था। मैंने बचपन से ही सुकून का मतलब सिर्फ दूसरों के घरों में देखा था, क्योंकि मेरे हिस्से में तो हमेशा बेबसी, महरूमी और खामोश आंसू ही आए थे। मैं एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई थी। हमारा घर कच्ची ईंटों और मिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। इसकी दीवारों में जगह जगह दरारें थी और छत इतनी कमजोर थी कि बारिश की पहली बूंद गिरते ही टपकने लगती थी। जब तेज बारिश होती तो हम रात भर बर्तन बदल बदल कर पानी जमा करते रहते ताकि बिस्तर पूरी तरह भीग न जाए। सर्दियों में ठंडी हवा इन्हीं दरारों से अंदर आती और यूं लगता जैसे बर्फ का कोई तूफान हमारे जिस्मों से टकरा रहा हो। गर्मियों में वही मिट्टी की दीवारें आग की तरह दहकने लगती। हमारा घर कम और आजमाइशों का एक पिंजरा ज्यादा लगता था, जहां हर दिन बस किसी न किसी तरह गुजारा जाता था। मेरे अब्बू एक नाकाम इंसान थे। ये बात मैंने बहुत छोटी उम्र में ही समझ ली थी। वो ज्यादातर वक्त शराब में डूबे रहते थे। कभी कई कई दिन तक घर वापस ना आते, और जब आते तो इनकी आंखें सुर्ख होती, कपड़ों से शराब की बदबू आ रही होती और इनके कदम लड़खड़ा रहे होते। इनके आने से घर में सुकून नहीं बल्कि खौफ फैला जाता था। मेरी माँ की आंखों में यह अनजाना सा डर उतर आता और मैं खामोशी से ये कोने में बैठ जाती। मैंने कई बार अपनी माँ को इनके सामने हाथ जोड़ते देखा, इन्हें समझाते देखा, रोते देखा, मगर इन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। घर की सारी जिम्मेदारी मेरी माँ के कंधों पर थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, जल्दी जल्दी घर के काम निपटाती और फिर दूसरों के घरों में काम करने निकल जाती। कभी किसी के बर्तन धोती, कभी कपड़े साफ करती, कभी झाड़ू पोछा करती और कभी पूरा दिन बावर्ची खाने में खड़े होकर खाना बनाती। शाम को जब वो वापस आती तो इनके हाथ सूजे हुए होते, चेहरे पर थकन साफ दिखाई देती, मगर इस सब के बावजूद वो हमें देखकर मुस्कुरा देती। इनकी वो मुस्कुराहट छोटी होती थी क्योंकि मैं इनकी आंखों में छुपे आंसू साफ देख लेती थी। मैंने बचपन से गुर्बत को बहुत करीब से देखा था। मैंने अपनी माँ के आंसुओं को तकिए में जज्ब होते देखा था। मैंने इनके हाथों की करधरी लकीरों में इनकी मेहनत की दास्तान पढ़ी थी। मैंने ये सीख लिया था कि इस दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है तो वो एहसास नहीं बल्कि पैसा है, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता इसकी इज्जत भी नहीं होती, इसकी ख्वाहिशों की कोई कीमत नहीं होती और इसके ख्वाब अक्सर अधूरे ही रह जाते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी, मगर मेरी सोच मेरी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। मैं दूसरों की तरह बेफिक्र लड़की नहीं थी। मैं हर चीज़ को गौर से देखती, लोगों की बातें सुनती, इनके रवैयों को समझती और खामोश रहती। मेरे अंदर एक अजीब सी संजीदगी आ गई थी। मैं अक्सर सोचती कि आखिर कब तक हम ये जिंदगी जीते रहेंगे, कब तक मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती रहेगी, कब तक हमारा घर यूं ही टपकता रहेगा। फिर एक दिन हमारे गांव में एक अजीब खबर फैल गई। पहले ये सिर्फ चंद लोगों की सरगोशी तक महदूद थी। गली के नुक्कड़ पर खड़े लोग धीमी आवाज में इसका जिक्र करते, औरतें एक दूसरे के कान में कुछ कहती और फिर हैरत से एक दूसरे का चेहरा देखने लगती। लेकिन देखते ही देखते ये सरगोशियां पूरे गांव में एक शोर बन गई। हर घर, हर गली और हर महफिल में बस एक ही बात हो रही थी। लोग कह रहे थे कि ये एक 60 साल का अमीर और पुरइसरार बुजुर्ग है। वो खुद को अंधा कहता है। इसके पास बेशुमार दौलत है, एक बहुत बड़ा महल है और वो अपनी 8वीं शादी करना चाहता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो सिर्फ 1 साल के लिए किसी जवान लड़की को अपने साथ रखना चाहता था और इसके बदले में 1 करोड़ रुपये देने को तैयार था। 1 करोड़ रुपये, यह लफ्ज सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मेरे जैसे गरीब इंसान के लिए यह रकम सिर्फ एक अदद नहीं थी
बल्कि ये एक पूरी नई जिंदगी थी। इतनी रकम से हमारी सारी महरूमियां खत्म हो सकती थी। मेरी माँ को दूसरों के घरों में काम नहीं करना पड़ता, हमारा घर बदल सकता था, हमारी किस्मत बदल सकती थी। पहले पहल मुझे यकीन नहीं आया। मैंने सोचा शायद ये कोई अफवाह है, कोई मजाक हो या गाँव वालों की घड़ी हुई कहानी हो। मगर जब मैंने देखा कि हर शख्स इसी बात पर गुफ्तगू कर रहा है, हर चेहरे पर हैरत फैली हुई है, हर जबान पर यही जिक्र है, तो मेरे दिल में भी सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा क्यों था? ये कमीर, बूढ़ा और अंधा आदमी या गरीब लड़की को 1 साल के बदले 1 करोड़ रुपए क्यों देना चाहता था? इस सौदे के पीछे आखिर क्या राज छुपा था? इसी रात मैं देर तक जागती रही और मेरे जहन में बार बार यही सवाल गूंजता रहा कि शायद किस्मत पहली बार मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, या शायद ये किसी ऐसे अंधेरे की आवाज़ थी जिसमें कदम रखते ही वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। क्या वाकई कोई शख्स इतना पैसा दे सकता है? और अगर दे सकता है तो इसके पीछे आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसे लोग खुलकर बयान नहीं कर रहे थे? यही सवाल मेरे जहन में हर वक्त गर्दिश करता रहता था। मैं जब भी अकेले बैठती, यही ख्याल मेरे दिलो दिमाग पर छा जाता। 1 करोड़ रुपये, ये रकम मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थे। इतनी बड़ी रकम का तस्वुर ही मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने पैसे एक जगह देखने का सोचा भी नहीं था। मेरे लिए तो चंद सौ रुपये भी कभी कभी किसी खजाने से कम महसूस नहीं होते थे। फिर आखिर ऐसा कैसे मुमकिन था कि कोई शख्स महज 1 साल के बदले किसी अजनबी लड़की को 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हो? मैंने ये बात कई दिन तक अपनी माँ से छुपा कर रखी, शायद इसलिए कि मैं खुद भी यकीन से नहीं जानती थी कि ये सब हकीकत है या महज एक अफवाह। मगर एक रात जब मेरी माँ पूरा दिन दूसरों के घरों में काम करने के बाद थकी हारी वापस आई, तो इसके चेहरे पर वही पुरानी मायूसी थी। इसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के मजीद गहरे हो चुके थे और इसके कदम ऐसे उड़ रहे थे जैसे जिस्म में अब मजीद ताकत बाकी न रही हो। वो आहिस्ता से लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठी, एक लंबी सांस ली और फिर मध्यम आवाज में बोली, रीमा, हम ये जिंदगी कब तक जिएंगे? इसकी आवाज में थकन भी थी, दर्द भी, और एक ऐसी बेबसी भी जिसने मेरे दिल को अंदर तक चीर दिया। मैं खामोश खड़ी रही। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं क्या कहती, क्या बताती कि मेरे दिल में भी यही सवाल रोज जन्म लेता है। मैं सिर्फ अपनी माँ को देखती रही, इसके हाथों की करधरी लकीरों को, इसके चेहरे की थकन को और इसकी आंखों में छुपी हुई टूटी उम्मीद को। इसी लम्हे पहली बार वो लफ्ज मेरे जहन में पूरी शिद्दत से गूंजा, 1 करोड़ रुपये। ये अल्फाज मेरे दिल में किसी चिंगारी की तरह उतर गए। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे ये रकम हमारी सारी महरूमियां खत्म कर सकती हैं। मेरी माँ को दूसरों के घरों में काम नहीं करना पड़ेगा, हम अपना घर बनवा सकते हैं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकती हूँ। लेकिन इसी के साथ एक अजीब सा खौफ भी मेरे दिल में पैदा हुआ, क्योंकि मैं जानती थी कि दुनिया में कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, खास तौर पर इतनी बड़ी रकम तो हरगिज नहीं। इतने पैसों के पीछे हमेशा कोई ना कोई राज, कोई ना कोई कीमत और कोई ना कोई खतरनाक हकीकत छुपी होती है। मेरे दिल का सुकून आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। मैंने इस खबर की हकीकत जानने के लिए लोगों से पूछना शुरू किया। गांव के हर शख्स के पास अलग कहानी थी। कोई कहता वो बुजुर्ग बहुत ताकतवर आदमी है, इसकी ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से हैं। कोई कहता वो अजीब मिजाज है और इसके महल के अंदर जाने वाले कभी खुशी से वापस नहीं आते। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि इसके महल से आज तक कोई लड़की वापस नहीं आई। यह सुनकर मेरे दिल में पहली बार एक हल्की सी बेचैनी पैदा हुई, जैसे किसी ने मेरे अंदर खौफ का एक बीज बो दिया हो। मैं देर तक इन्हीं बातों के बारे में सोचती रहती। आखिर ऐसा क्यों था? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इस महल के बारे में इतनी पुरअसरार कहानियां क्यों फैली हुई हैं? लोग डरते क्यों हैं? और अगर वाकई इसमें कोई राज है तो वो राज क्या है? लेकिन गुर्बत इंसान को बदल देती है। ये एक ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर सरायत कर जाता है और फिर खौफ, एहसास, एहतियात सबको कमजोर कर देता है। जब पेट की आग भड़क रही हो, जब माँ की आंखों में थकन बसी हो, जब हर रोज की बेबसी इंसान को अंदर से तोड़ रही हो,
تو پھر خطرہ بھی اتنا خوفناک محسوس نہیں ہوتا۔ اب میرا ذہن دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک طرف خوف تھا جو مجھے بار بار خبردار کر رہا تھا، اور دوسری طرف 1 کروڑ روپے کا خواب تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب میری زندگی کا اصل فیصلہ ہونے والا تھا۔ دن گزرتے گئے، مگر وہ عجیب خبر میرے ذہن سے نکلنے کے بجائے اور زیادہ گہری ہوتی گئی۔ گاؤں میں ہر طرف اسی بزرگ کا ذکر تھا۔ کوئی اسے پاگل کہہ رہا تھا، کوئی اسے شیطان کہہ رہا تھا، اور کچھ لوگ اسے قسمت بدلنے کا سنہری موقع سمجھ رہے تھے۔ میں بھی اب ان لوگوں میں شامل ہو چکی تھی جو صرف یہ خبر سن کر حیران نہیں ہوتے تھے بلکہ اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگتے تھے۔ 1 کروڑ روپے، یہ الفاظ میرے ذہن میں مسلسل گونجتے رہتے جب میں اپنی ماں کو تھکے ہوئے جسم کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر سانس لیتے دیکھتی، جب میں اپنے باپ کو نشے میں بے سدھ پڑا دیکھتی، جب میں اپنے گھر کی ٹپکتی چھت کو دیکھتی، تو مجھے لگتا شاید یہ موقع واقعی میری قسمت بدل سکتا ہے۔ مگر پھر میرے اندر ایک اور آواز ابھرتی، ایک خاموش مگر مضبوط آواز۔ وہ مجھے خبردار کرتی، وہ کہتی کہ اتنی بڑی رقم کے پیچھے کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور ہے۔ کوئی عام انسان یوں ہی کسی اجنبی لڑکی کو 1 کروڑ روپے کیوں خرچ کرے گا؟ پھر ایک دن گاؤں میں ایک اور خبر پھیلی۔ کہا جا رہا تھا کہ اس بزرگ کے محل میں پہلے سے 7 بیویاں موجود ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان 7 عورتوں کو کبھی کسی نے باہر آتے نہیں دیکھا۔ نہ وہ کبھی بازار آئی، نہ کسی سے ملی، نہ کسی نے ان کی آواز سنی۔ یہ سن کر میرے جسم میں واقعی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میرے دل میں پہلی بار ایک حقیقی کپکپی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی ایک دوست سے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے یہ سب سچ ہے؟ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں عجیب سے بے پرواہی تھی۔ اس نے کہا، سچ ہو یا جھوٹ، پیسہ تو اصلی ہے۔ اگر ایسا موقع ملے تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ ان لفظوں نے میرے اندر کچھ توڑ دیا اور کچھ مضبوط بھی کر دیا۔ اسی رات میں نے اپنی ماں کو سوتے ہوئے دیکھا۔ وہ زمین پر بچھی پرانی چادر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف لکھی تھی۔ میں کافی دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا، اگر میں یہ کر لوں تو شاید میری ماں کو کبھی دوبارہ دوسروں کے گھروں میں کام نہ کرنا پڑے۔ لیکن فوراً ہی دوسرا خیال میرے دل میں آیا، اور اگر کچھ غلط ہو گیا تو؟ یہی کشمکش میرے اندر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ہر روز اپنے آپ سے یہی سوال کرتی اور ہر رات انہی سوالوں کے ساتھ سو جاتی۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آ ہی گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ گاؤں کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بزرگ اب زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتا، اسے فوراً ایک لڑکی چاہیے، جو بھی تیار ہو اسے اسی وقت محل لے جایا جائے، اور 1 سال مکمل ہونے کے بعد اسے 1 کروڑ روپے دے کر آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب ہلچل مچ گئی۔ اب میرا خوف پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اس کی جگہ ایک عجیب سا لالچ لے رہا تھا۔ ایک ایسا لالچ جو غربت کے اندھیروں میں روشنی کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا، مگر میری زندگی نے مجھے کبھی آسان راستے دیے ہی نہیں تھے۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ باہر بالکل خاموشی تھی، صرف کہیں دور کتوں کی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، اور میرے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری پوری زندگی ایک طرف کھڑی ہے اور ایک فیصلہ دوسری طرف، اور آخر کار میں نے وہ فیصلہ کر لیا، وہ فیصلہ جس نے میری پوری تقدیر بدل دی۔ میں جا رہی تھی اس پر اسرار بزرگ کے محل کی طرف، بغیر یہ جانے کہ وہاں میرا انتظار دولت کر رہی تھی یا تباہی۔ جب میں نے ہاں کہہ دی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری زندگی کا ایک پرانا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو، اور میرے سامنے ایک نیا، انجان اور خوفناک باب کھلنے والا ہو۔ وہ لمحہ میرے لیے عجیب تھا۔ میرے دل میں خوف بھی تھا، بے چینی بھی، اور ایک ایسی خاموشی امید بھی جو بار بار مجھے یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید یہی وہ راستہ ہے جو میری قسمت بدل دے گا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا ڈر بھی موجود تھا، جیسے میری روح مجھے خبردار کر رہی ہو کہ میں جس راستے پر قدم رکھ رہی ہوں وہاں سے واپسی آسان نہیں ہوگی۔ جب گاؤں والوں کو پتا چلا کہ میں نے اس پر اسرار بزرگ کے پاس جانے کے لیے ہاں کر دی ہے،
तो पूरे गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। हर शख्स की नजरें बदल गई थी। कुछ लोग मुझे देखकर सर हिलाते और आहिस्ता से कहते कि मैं पागल हो गई हूँ। कुछ की आंखों में मेरे लिए तरस था, जैसे वो मुझे पहले ही किसी अंधेरी किस्मत के हवाले कर चुके हों। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी आंखों में हसद और तजस्सुस साफ दिखाई देता था। वो शायद सोच रहे थे कि मैं 1 करोड़ रुपए के ख्वाब तक पहुंचने वाली हूँ। मेरी माँ का हाल सबसे ज्यादा खराब था। वो सारी रात रोई, कभी मुझे सीने से लगा लेती, कभी मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर देखती और फिर रोने लगती। बार बार कहती, रीमा मत जा, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा। पैसे से बढ़कर जान होती है। लेकिन मेरे अंदर जो फैसला एक बार पैदा हो चुका था वो अब पत्थर की लकीर बन चुका था। मैं जानती थी कि अगर मैं पीछे हट गई तो शायद पूरी जिंदगी अपनी बेबसी को कोसती रहूंगी। अगले ही दिन सुबह हमारे टूटे हुए घर के बाहर एक लंबी सियाह और चमकती हुई गाड़ी आकर रुकी। हमारे गांव में ऐसी गाड़ी कभी नहीं देखी गई थी। गांव के बच्चे दूर खड़े हैरत से इसे देख रहे थे। औरतें दरवाजों के पीछे से झांक रही थी और मर्द खामोश खड़े एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। मैंने जब अपना छोटा सा कपड़ों का थैला उठाया और दहलीज पर कदम रखा तो दिल अजीब तरह धड़कने लगा। पहली बार मैं अपने घर से इतनी दूर जाने वाली थी। मेरी माँ ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो बार बार कह रही थी, अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। लेकिन मैंने खामोशी से अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरी आंखों में भी नमी थी, मगर मैंने खुद को मजबूत जाहिर किया। शायद इसलिए कि अगर इस लम्हे में कमजोर पड़ जाती तो कभी यह कदम ना उठा पाती। गाड़ी में बैठते ही मैंने आखिरी बार मुड़कर अपने घर को देखा। वही कच्ची दीवारें, वही टपकती छत, वही मिट्टी का शहर और दरवाजे पर खड़ी मेरी माँ। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी की एक दुनिया वही रह गई हो। गाड़ी जैसे ही गांव से बाहर निकली, मेरे दिल में अजीब बेचैनी बढ़ने लगी। रास्ता लंबा होता जा रहा था। शुरू में खेत थे, फिर दरख्तों की कतारें आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सुनसान होने लगा। दरख्त घने होते जा रहे थे, सड़क वीरान होती जा रही थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैलता जा रहा था। काफी देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े लोहे के दरवाजे के सामने आकर रुकी। दरवाजा इतना ऊंचा था कि इसका सरा मुश्किल से नजर आ रहा था। इसके पीछे जो इमारत खड़ी थी वो किसी महल से कम नहीं थी, मगर वो खूबसूरती के बावजूद अजीब तरह खौफनाक लग रही थी। इसकी ऊंची दीवारें, खामोश खिड़कियां और तारीक राहदारियों जैसे अपने अंदर कई राज छुपाए बैठी थी। जैसे ही दरवाजा खोला, गाड़ी अंदर दाखिल हुई। मेरे दिल की धड़कन तेजी से तेज होती जा रही थी। मुझे एक नौकरानी अंदर ले गई। जैसे ही मैं महल के मरकजी हॉल में दाखिल हुई, मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। वहां एक अजीब खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें अपनी ही सांसों की आवाज डरावनी लग रही थी। फिर मेरी नजर इन पर पड़ी। 7 औरतें, वो सब एक कतार में खामोश बैठी थी। इनके चेहरे जर्द थे, आंखों के नीचे गहरे साए थे और इनकी आंखों में ना खुशी थी ना गम, बस एक अजीब सी बेजान कैफियत थी। वो यूं बैठी थी जैसे जिंदगी इनसे सब कुछ छीनकर सिर्फ सांसें बाकी छोड़ गई हो। उन्हें देखकर मेरे दिल में पहली बार सच्चा खौफ पैदा हुआ। मैंने सोचा क्या यही वो 7 बीवियां हैं। इनमें से किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो सब जैसे किसी खामोश कैद में जकड़ी हुई थी। इसी लम्हे हॉल में छड़ी की हल्की टिक टिक सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, वो आ रहा था। 60 साल का एक बुजुर्ग, सफेद लिबास में मलबूस, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों पर काला चश्मा। इसके चेहरे पर अजीब संजीदगी थी। वो खुद को अंधा कहता था, मगर इसके चलने में ऐसा एतमाद था जैसे इसे हर चीज दिखाई दे रही हो। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुका और धीमी आवाज में बोला, तो तुम आ गई हो। इसकी आवाज सुनकर मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। इस आवाज में ना नरमी थी ना गुस्सा, बस एक अजीब खालीपन था। मैंने हल्के से सर हिलाया। इसी दिन हमारा निकाह हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वाकई इस महल का हिस्सा बन चुकी हूँ। मगर असल अजीब बात निकाह नहीं था। असल अजीब बात वो माहौल था जिसमें मैं दाखिल हो चुकी थी। रात हुई तो पूरा महल एक गहरी खामोशी में डूब गया। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी
बार बार सोच रही थी कि मैंने सही फैसला किया या अपनी जिंदगी को खुद ये कैद में डाल दिया। बाहर ऐसा सन्नाटा था कि अपनी ही सांसें भारी महसूस हो रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे कमरे के बाहर कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। पहले मैंने सोचा शायद वहम है, मगर फिर वही कदमों की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। इसी लम्हे मुझे पहली बार वाज़ा एहसास हुआ कि इस महल में कुछ गलत है। अगली सुबह जब मैं बाहर निकली तो दोबारा इन्हीं 7 औरतों को देखा, मगर इस बार इनके चेहरों पर एक और चीज़ नुमायां था। खौफ, ऐसा खौफ जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने हिम्मत करके एक औरत के करीब जाकर पूछा, आप ठीक हैं? मगर इसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो खामोश बैठी रही, जैसे जवाब देना भी इसके लिए खतरनाक हो। इसी दिन मैंने एक और अजीब मंजर देखा। वो बुजुर्ग एक दीवार के बिल्कुल करीब खड़ा था। इसकी आंखों पर काला चश्मा था, मगर वो ऐसे खड़ा था जैसे दीवार के पार कुछ देख रहा हो। मेरे दिल में पहली बार सवाल तो उठा, अगर ये वाकई अंधा है तो इसे सब कुछ इतनी दुरुस्तगी से कैसे मालूम हो जाता है? इसी रात मैंने फैसला किया कि मुझे इस महल की हकीकत जाननी होगी। जब पूरा महल अंधेरे में डूब गया तो मैं चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली। लंबी तारीख राहदारियों से गुजरती हुई एक बंद दरवाजे तक पहुंची। इस दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कहीं इसकी आवाज़ बाहर न सुनाई दे जाए। मैंने कान दरवाजे के करीब किए और फिर वो अल्फाज सुने जिन्होंने मेरे वजूद को जमा दिया, अगर इस बार भी मसला हुआ तो नई लड़की तैयार रखना। ये इसी बुजुर्ग की आवाज़ थी। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। अब मेरे जहन में कोई शक बाकी नहीं रहा था। यह कोई आम शादी नहीं थी, यह कोई ऐसा खतरनाक खेल था जिसमें मैं सिर्फ एक महरा थी। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि शायद मैं पहली नहीं थी और आखिरी भी नहीं होने वाली थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी और अपने कमरे की तरफ वापस आ गई। मेरे कदम कांप रहे थे। इस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे कानों में सिर्फ वही अल्फाज गूंज रहे थे, नई लड़की तैयार रखना। और इसी लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैं 1 करोड़ रुपयों के ख्वाब के बदले अपनी जिंदगी एक ऐसे राज के हवाले कर चुकी हूँ जिसकी कीमत मौत भी हो सकती थी। इस रात के बाद मेरी नींद मुकम्मल तौर पर उड़ चुकी थी। आंखें बंद करती तो वही जुमला मेरे कानों में गूंजने लगता, अगर इस बार भी मसला हुआ तो नई लड़की तैयार रखना। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थे, ये मेरे लिए एक ऐसी खौफनाक गूंज बन चुके थे जो हर लम्हा मेरे अंदर फैल रही थी। मैं जितना खुद को समझाने की कोशिश करती, इतना ही मेरा दिल बेचैन होता जाता। मुझे बार बार यही महसूस होता था कि मैं किसी ऐसे जाल में फंस चुकी हूँ जिसकी गहराई का अंदाज़ा अभी तक मुझे नहीं था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब खामोश रहना मुमकिन नहीं। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे इस महल की हकीकत जाननी होगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। अगले दिन जब महल के सब लोग अपनी अपनी जगहों पर मसरूफ थे और आहिदारियों में मामूल की खामोशी फैली हुई थी, मैं आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे की तरफ बढ़ी जहां मैंने पहली बार इस बुजुर्ग को खड़ा देखा था। वो कमरा बाकी कमरों से मुख्तलिफ था। इसके दरवाजे पर एक अजीब संजीदगी तारी रहती थी, जैसे वो अपने अंदर कोई ऐसा राज छुपाए बैठा हो जिसे दुनिया की नजरों से बचाकर रखना गया हो। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। कमरे में अंधेरा और ठंडक था। भारी पर्दे खिड़कियों को ढांपे हुए थे और अंदर एक अजीब सी बासी खुशबू फैली हुई थी। मेरी नजर फौरन सामने रखी एक बड़ी अलमारी पर जाकर ठहर गई। वो आधी खुली हुई थी। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में वजन बढ़ता जा रहा हो। मैंने लरजते हाथों से अलमारी का दरवाजा मुकम्मल खोला। अंदर फाइलें थी, बहुत सारी फाइलें। हर फाइल पर किसी लड़की का नाम लिखा था। मेरा सांस रुकने लगा। मैंने एक फाइल निकाली। इसमें एक नौजवान लड़की की तस्वीर थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर इसके नीचे लिखी तफसीलात पढ़ते ही मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। आखिर में सिर्फ एक जुमला लिखा था, मसला खत्म। मैंने दूसरी फाइल खोली, वहां भी यही अल्फाज थे। फिर तीसरी,
चौथी, हर फाइल में अलग नाम, अलग चेहरा, मगर आखिर में वही दो अल्फाज, मसला खत्म। मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। अब मुझे यकीन हो चुका था कि यह कोई आम शादी नहीं थी, ये एक खतरनाक खेल था। ऐसा खेल जिसमें पहले भी कई लड़कियां आ चुकी थी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई थी। इसी लम्हे मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग दरवाजे पर खड़ा था, काला चश्मा, सफेद लिबास और चेहरे पर अजीब खामोशी। इसकी खामोशी किसी चीख से ज्यादा खौफनाक लग रही थी। इसने निहायत सुकून से कहा, तुमने वहां हाथ डाल दिया है जहां तुम्हें नहीं डालना चाहिए था, रीमा। मेरे जिस्म में जैसे खून जम गया। मैंने पूरी हिम्मत जमा करके पूछा, ये सब क्या है? वो लड़कियां कहाँ हैं? इसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी। वो एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी भी इंसान के दिल में खौफ पैदा कर दे। इसी लम्हे मुझे पहली बार मुकम्मल यकीन हो गया कि मैं किसी आम इंसान के सामने नहीं खड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। इसकी छड़ी की टिक टिक कमरे की खामोशी को चीर रही थी और हर आवाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। वो मेरे करीब आकर रुका और बोला, तुमने फाइलें देख ली है ना, रीमा? मैं खामोश रही। मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे। वो मजीद करीब आया और धीमी आवाज में बोला, यह घर सवालों का नहीं, खामोशी का आदि है। मेरे जहन में सिर्फ एक लफ्ज गूंज रहा था, भागो। मगर कहाँ? यह महल अब मेरे लिए एक जिंदा कैद खाना बन चुका था। इसी रात मैंने फैसला किया कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। अगर मैंने मजीद देर की तो शायद मेरा नाम भी इन्हीं फाइलों में शामिल हो जाएगा। मैं अपने कमरे में गई और जल्दी जल्दी एक छोटा सा बैग तैयार किया, चंद कपड़े, कुछ ज़रूरी चीज़ें और दिल में खौफ। रात गहरी हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। पूरा महल अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं दीवारों के साथ साथ दबे कदमों चलती रही ताकि किसी को मेरी मौजूदगी का अंदाजा ना हो। जैसे ही मैं पिछले दरवाजे के करीब पहुंची, अचानक एक साया मेरे सामने आ गया। मैं खौफ से पीछे हट गई। वो इन्हीं 7 औरतों में से एक थी। इसका चेहरा जर्द था, मगर आंखों में अजीब संजीदगी थी। इसने सरगोशी में कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? इसने आहिस्ता से कहा, क्योंकि वो सब देखता है। मैं हैरान रह गई, लेकिन वो तो अंधा है। इस औरत ने पहली बार मेरी आंखों में देखा और जो अल्फाज इसने कहे उन्होंने मेरी दुनिया हिला दी। वो कभी अंधा था ही नहीं, रीमा। मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। फिर ये सब क्या है? वो आहिस्ता से बोली, हम सब भी तुम्हारी तरह यहाँ लाई गई थी। किसी को दौलत का ख्वाब दिखाया गया, किसी को इज्जत का, मगर असल में हम सब इसके खेल का हिस्सा थी। मैं कुछ और पूछती इससे पहले ही दूर से कदमों की आवाज आने लगी। वो औरत फौरन पीछे हटी और अंधेरे में गायब हो गई और अगले ही लम्हे वो बुजुर्ग मेरे सामने था। इसकी मौजूदगी ने मेरा सांस रोक दिया। इसने मेरे हाथ में बैग देखा, फिर मेरी तरफ देखा और बोला, तुम भागना चाहती थी? मैं खामोश रही। इसने धीरे से कहा, यह घर इतना आसान नहीं छोड़ा जाता। इसके अल्फाज मेरे लिए आखिरी वार्निंग थे। अब मुझे समझ आ चुका था कि मैं सिर्फ एक बीवी नहीं, एक टेस्ट थी। एक ऐसा टेस्ट जिसमें नाकामी का मतलब शायद मौत था। अगले दिन मैंने दोबारा इन औरतों से बात करने की कोशिश की। इस बार एक औरत ने हिम्मत करके सच बताया। इसने कहा, यह इंसान औरतों को यहाँ लाकर इन पर तजुर्बे करता है। वो हम सबको परखता है, देखता है कौन कितनी देर खामोश रह सकती है, कौन कितनी देर इसके राज छुपा सकती है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसी रात मैंने दोबारा महल के पिछले हिस्से में जाने का फैसला किया। वहां एक पुराना दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था, मगर इस रात वो हल्का सा खुला हुआ था। मैंने धड़कते दिल के साथ इसे धक्का दिया। दरवाजा चरचराता हुआ खुल गया और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरी सांस रुक गई। मेरे सामने एक खुफिया तय खाना था। दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें लगी थी। वो सब इन्हीं लड़कियों की थी। कुछ की आंखों में खौफ था, कुछ के चेहरों पर आंसू, और कमरे के बीचों बीच एक बड़ी कुर्सी रखी थी जिस पर लोहे की जंजीरें बंधी हुई थी। इसी लम्हे मेरे पीछे दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं चौंक कर मुड़ी। वो बुजुर्ग दरवाजे पर खड़ा था, मगर इस बार इसने अपना काला चश्मा उतार दिया था और पहली बार मैंने इसकी आंखें देखी।
वो मुकम्मल तौर पर सही थी। वो अंधा नहीं था। इसने सर्द लहजे में कहा, अब तुम वो देख लिया है जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। मेरे कदम लरसने लगे। मैं पहली बार समझ गई थी कि यह सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं, ये एक ऐसा खौफनाक राज था जिसमें दाखिल होने के बाद शायद कोई जिंदा वापस नहीं जाता। इस रात जब मैं इस पुराने दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए। मेरे सामने एक लंबी सुनसान और अंधेरी राहदारी थी जिसके आखिरी में एक मध्यम से रोशनी चल रही थी। वो रोशनी इतनी कमजोर थी जैसे किसी ने जानबूझकर अंधेरे को मुकम्मल खत्म होने से रोका हो। हर तरफ ऐसी खामोशी थी कि मेरी अपनी सांसों की आवाज भी मुझे खौफज़दा कर रही थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसकी आवाज पूरे महल में गूंज रही हो। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाना शुरू किए। हर कदम के साथ मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे किसी की नजरें अंधेरे में छुपी हुई मेरा पीछा कर रही हो। मगर वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी, कुछ गिर्द से अटी हुई, कुछ टूटी हुई और कुछ ऐसी जिनके शीशे में दरारें पड़ चुकी थी। पहले तो मैंने इन पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर जैसे ही मेरी नजर एक तस्वीर पर ठहरी मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो एक नौजवान लड़की की तस्वीर थी। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर इसकी आंखों में अजीब उदासी छुपी हुई थी। मैं आगे बढ़ी और दूसरी तस्वीर देखी, फिर तीसरी, और फिर मेरा सांस रुक गया। ये सब वही औरतें थी, वही जो कभी इस महल में आ चुकी थी। कुछ के चेहरों पर उम्मीद थी जैसे वो नई जिंदगी के ख्वाब लेकर आई हो, और कुछ की आंखों में ऐसी खामोशी मौत थी जो लफ्जों से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। मेरा दिल कांपने लगा। अब मुझे यकीन हो चुका था कि इस महल की दीवारों में कई जिंदगियां दफन है। मैं आगे बढ़ती गई, यहाँ तक कि एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंच गई। वो दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से मध्यम आवाज आ रही थी। मैंने कान दरवाजे के करीब किए। ये लड़की भी ज्यादा देर नहीं रहेगी। ये एक मर्द की आवाज थी, बस अगला मरहला तैयार रखो। ये सुनकर मेरे जिस्म का खून जैसे जम गए। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने लरसते हाथों से दरवाजे को थोड़ा सा मजीद खोला और अंदर झांका। ये मंजर मैंने देखा, इसने मेरी रूह तक हिला दी। वो बुजुर्ग वहां बैठा था, मगर वो अकेला नहीं था। इसके सामने 3 और मर्द बैठे थे। मेज पर फैले कागजात, पैसों की बंडल और कुछ मेहरें रखी हुई थी। कमरे की दीवार पर बड़ा सा नक्शा लगा हुआ था जिस पर मुख्तलिफ शहरों के नामों निशान जिद थे। इसी लम्हे मुझे पहली बार पूरी हकीकत समझ आई। ये कोई आम शादी नहीं थी, ये एक पूरा निजाम था। एक ऐसा खतरनाक धंधा जहां गरीब लड़कियों को लालच देकर लाया जाता, इन्हें इस्तेमाल किया जाता और फिर हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता। मेरा सांस रुकने लगा। अब मुझे समझ आ गया था कि वो 7 औरतें बीवियां नहीं थी, वो कैदी थी। वो जिंदा लाशें थी जो इस महल की दीवारों में कैद थी। इसी लम्हे अचानक एक आवाज मेरे पीछे गूंजी, रीमा। मेरा पूरा जिस्म कांप उठा। मैं फौरन मुड़ी। वो बुजुर्ग मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। इसके चेहरे पर अब वो मसनवी सुकून नहीं था जो वो हमेशा दिखाता था। इसकी जगह एक सख्ती और सख्तपन था। इसने धीमी मगर वाज़ा आवाज में कहा, तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। मैंने पूरी हिम्मत जमा के और कहा, यह सब क्या है? इन औरतों के साथ क्या करते हो तुम? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लाई। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है रीमा, और तुम सिर्फ ये कदम हो इस सिलसिले में। यह सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। अब मुझे साफ समझ आ चुका था कि मैं एक ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ इंसानियत की कोई कीमत नहीं, सिर्फ इस्तेमाल है। और इसी लम्हे मेरे अंदर सिर्फ एक ही लफ्ज गूंज, भागो। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी, मगर वो मेरी हर हरकत को जैसे पहले से जानता था। रीमा, इसने नरम मगर खतरनाक लहजे में कहा, तुम समझ नहीं रही हो। तुम यहाँ से निकलकर भी कहीं नहीं जा सकती। ये जुमला मेरे अंदर बर्फ की तरह उतर गया। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर मुड़कर दौड़ लगा दी। पूरा महल मेरे कदमों की आवाज से गूंजा था। मैं अंधेरी राहदारियों से गुजरती हुई बस एक ही चीज सोच रही थी, बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन हर तरफ एक जैसी दीवारें थी, एक जैसे दरवाजे, एक जैसे अंधेरा। मुझे लग रहा था जैसे ये महल खुद एक भूल भुलैया हो जो मुझे अपने अंदर कैद कर लेना चाहता हो।
अचानक मैं एक मोड़ पर पहुंची जहां 7 औरतों में से एक खड़ी थी। इसने मुझे देखा, इसकी आंखों में दर्द था। इसने धीमी आवाज में कहा, तुम भाग रही हो ना? मैंने बेचैनी से कहा, रास्ता बताओ। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसकी आंखों में अजीब नमी उभरी। अगर मैं तुम्हें रास्ता बता दूं तो मेरी जगह तुम आ जाओगी। ये सुनकर मैं एक लम्हे को रुक गई। इसी दौरान पीछे से कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी। वो आ रहा था। मैंने दोबारा दौड़ लगा दी। आखिरकार मैं एक दरवाजे तक पहुंची। मैंने पूरी ताकत से धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। मगर बाहर का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। ये आजादी का रास्ता नहीं था, ये एक और बंद हिस्सा था। वहां गाड़ियों की आवाजें, मर्दों की सरगोशियां और भारी सामान उठाने की धमक सुनाई दे रही थी। ये वो जगह थी जहां सब कुछ संभाला जाता था। मैं पीछे मुड़ी। वो बुजुर्ग अब मेरे बहुत करीब खड़ा था। इसने पहली बार अपनी आवाज सख्त की। तुमने खेल शुरू कर दिया है रीमा, अब इसका अंजाम तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। मेरे अंदर की आखिरी उम्मीद टूटने लगी थी। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक पुरानी जंग आलू चाबी पड़ी थी। मैं फौरन झुकी और इसे उठा लिया। और इसी लम्हे मेरे दिल में यह ख्याल आया, शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और दोबारा अंधेरे की तरफ दौड़ पड़ी। मेरे पीछे इसके कदमों की आवाज थी, मेरे सामने सिर्फ अंधेरा। और अब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं रही, ये जिंदगी और मौत के दरमियान आखिरी दौड़ बन चुकी थी। और अगर मैं हार गई तो कल इस महल में कोई और गरीब लड़की 1 करोड़ रुपए के ख्वाब के साथ लाई जाएगी और इसकी जगह दीवार पर एक नई तस्वीर लटक जाएगी। मैं इस पुरानी चाबी को अपनी मुट्ठी में इतनी मजबूती से पकड़े हुए थी कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थी। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, सांसें बेतरतीब थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैं पूरे महल में अंधाधुंध भाग रही थी। मेरे पीछे इस बुजुर्ग के कदमों की आवाज मुसलसल करीब आ रही थी। इसकी छड़ी की टिक टिक अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और खौफनाक लग रही थी, जैसे हर आवाज मेरे अंजाम का ऐलान कर रही हो। रीमा रुक जाओ, इसकी आवाज पूरी राहेदारी में गूंज रही थी। मगर अब रुकना मेरे लिए मौत के बराबर था। मेरे सामने कई दरवाजे थे, कई कुछ बंद, कुछ आधे खुले, कुछ ऐसे जिनके पीछे मुकम्मल अंधेरा था। मगर इन सबके दरमियान एक दरवाजा बार बार मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा था। वही पुराना भारी जंग आलूद दरवाजा, जिसके करीब आते ही मेरे दिल में अजीब सा एहसास जाग उठा था, जैसे मेरा दिल कह रहा हो कि यही वो दरवाजा है जहां इस पूरी कहानी की असल हकीकत छुपी हुई है। मैंने बगैर सोचे समझे वो चाबी दरवाजे के ताले में डाली। मेरी उंगलियां कांप रही थी। मैंने पूरी ताकत से चाबी घुमाई। एक भारी सी चरचराहट हुई और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। जैसे ही दरवाजा मुकम्मल खुला, मैं चंद लम्हों के लिए वही जम गई। सामने एक छोटा सा खुफिया कमरा था, लेकिन वो कमरा इस पूरे महल के सबसे खतरनाक राज अपने अंदर छुपाए बैठा था। दीवारों के साथ अलमारियां थी जिनमें बेशुमार फाइलें रखी हुई थी। मेजों पर तस्वीर, रिकॉर्ड्स, महल लगे कागजात और कुछ ऐसी दस्तावेजात फैली हुई थी जिन्हें देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मगर सबसे खौफनाक चीज कमरे के बीच लगी एक बड़ी स्क्रीन थी। इस स्क्रीन पर महल के हर हिस्से की निगरानी हो रही थी। हर कमरा, हर राहदारी, हर दरवाजा, यहाँ तक कि मेरा कमरा भी। मैंने पहली बार पूरी तरह समझा कि यह महल सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक मुकम्मल निगरानी का निजाम था। एक ऐसा जिंदा जाग जहां हर कदम, हर सांस और हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। इसी लम्हे मेरे पीछे से एक भारी आवाज आई, तो तुम आखिर यहाँ पहुंच गई हो। मेरा जिस्म कांप उठा। मैं फौरन मुड़ी। वो बुजुर्ग दरवाजे पर खड़ा था, मगर इस बार इसके चेहरे पर न वो मसनवी सुकून था, न वो सर्द मुस्कुराहट। इसकी जगह एक अजीब सख्ती और बेरहमी थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम समझती हो तुम बहुत होशियार हो गई हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम सिर्फ एक और मरहला हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्यों कर रहे हो? इन औरतों के साथ ये सब क्यों? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने गहरी सांस ली और बोला, झूठ नहीं रीमा, ये एक निजाम है। दुनिया कमजोरों पर चलती है। कुछ लोग इस्तेमाल होते हैं ताकि कुछ लोग ताकतवर रह सके। इसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह उतर गए। ये सुनकर मेरे अंदर खौफ के साथ साथ गुस्सा भी उभर आया। इसी दौरान अचानक दरवाजे के करीब एक और साया नमूदार हुआ।
وہ انہی 7 عورتوں میں سے ایک تھی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں وہ ملتا خاموشی نہیں تھی۔ وہ پہلی بار زندہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، ریما، یہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں، ہم سب برسوں سے اسی سچ میں زندہ دفن ہے۔ پھر اس نے وہ بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہلا دی۔ یہ شخص اکیلا نہیں، اس کے پیچھے ایک پورا نیٹ ورک ہے۔ میرے ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا، تو یہ صرف ایک شخص کا جرم نہیں تھا، یہ ایک پورا جال تھا، ایک ایسا اندھیرا نظام جو غریب لڑکیوں کو خواب دکھا کر نگل جاتا تھا۔ اسی لمحے بزرگ نے سرد لہجے میں کہا، اب تم 2 راستوں کے بیچ کھڑے ہو، یا تو اس سچ کا حصہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ میرے ہاتھ میں وہی چابی تھی، اور اب میرے سامنے زندگی اور موت کے درمیان آخری فیصلہ کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ میرے ذہن میں یہ غیر معمولی خاموشی اتر چکی تھی، جیسے خوف اپنی آخری حد پار کر کے مجھے مضبوط بنا چکا ہو۔ اس نے دوبارہ کہا، ریما، وقت ختم ہو رہا ہے۔ مگر اسی لمحے میرے اندر سے ایک آواز آئی۔ یہ ڈر کی آواز نہیں تھی، یہ بقا کی آواز تھی۔ میں نے اچانک مڑ کر دوڑ لگا دی۔ اس بار میری دوڑ بے مقصد نہیں تھی، اب میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پورے کمرے میں شور مچ گیا، کھینچے قدموں کی آوازیں، چیخیں، چیزوں کی گرنے کی آوازیں، سب ایک ساتھ گونجنے لگے۔ میں بھاگ رہی تھی، مگر اب میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بھاگ رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہ 7 عورتیں تھیں، ان کی خاموش آنکھیں، ان کی دفن چیخیں۔ میں ایک دروازے تک پہنچی اور پوری طاقت سے اسے کھولا۔ سامنے ایک لمبا راستہ تھا جو شاید باہر کی طرف جاتا تھا۔ میری سانس ٹوٹ رہی تھی، مگر میں رکی نہیں۔ پیچھے سے اس کی آواز گونجی، تم سچ سے نہیں بچ سکتی ریما۔ مگر اس بار میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جیسے ہی میں باہر کے قریب پہنچی، وہی عورت میرے سامنے آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر تم چلی گئی تو یہ سب ختم نہیں ہوگا۔ میں نے بے بسی سے کہا، تو پھر میں کیا کروں، یہاں مر جاؤں؟ اس نے میری مٹھی میں کچھ کاغذات تھماتے ہوئے کہا، سچ کو لے کر جاؤ، یہی واحد راستہ ہے۔ میں نے فوراً وہ فائلیں اپنے ساتھ لے لیے۔ وہی ثبوت، وہی حقیقت، وہی سب کچھ جو اس پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کر سکتا تھا۔ اسی لمحے پیچھے دروازہ زور سے کھلا۔ وہ بزرگ دوبارہ سامنے تھے، مگر اس بار اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب شکست تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم جیت نہیں سکتی ریما۔ میں نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوری مضبوطی سے کہا، میں جیتنے نہیں آئی، میں سچ لے کر جا رہی ہوں۔ میں نے پوری طاقت سے دوڑ لگا دی۔ دروازہ کھلا اور اگلے ہی لمحے میں محل کے باہر تھی۔ ٹھنڈی ہوا نے میرے چہرے کو چھوا۔ میں چند لمحوں کے لیے وہی رک گئی۔ میرے ہاتھ میں وہ فائلیں تھی، میرے سینے میں دھڑکتا دل تھا، اور میرے پیچھے وہ محل جو اب بھی اندھیرے میں ڈوبا خاموش کھڑا تھا۔ میں نے ایک بار مڑ کر اسے دیکھا اور دل میں ایک ہی خیال آیا، میں بچ گئی تھی۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اب میرے پاس وہ سچ تھا جو نہ صرف میری زندگی بدلنے والا تھا، بلکہ اس پورے اندھیرے نظام کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کرنے والا تھا۔ میں محل کے باہر کھڑی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ آزادی کے باوجود میرے اندر سکون کا یہ خطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ میرے ہاتھوں میں وہ فائلیں تھی، وہ کاغذات تھے جن میں اس پورے اندھیرے نظام کی سچائی تھی، مگر میرے اندر جو آگ چل رہی تھی وہ کسی سردی سے بجھنے والی نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر اس محل کو دیکھا، وہی خاموشی، پراسرار اور خوفناک محل، وہ محل جہاں میں یہ کام، غریب اور خواب دیکھنے والی لڑکی بن کر داخل ہوئی تھی، وہی محل جہاں یہ کروڑ روپیوں کے خواب نے مجھے کھینچا تھا، اور وہی جگہ جہاں میں نے جانا کہ کبھی کبھی سب سے چمکدار خوابوں کے پیچھے سب سے گہرا اندھیرا چھپا ہوتا ہے۔ اس محل کی دیواریں اب بھی ویسے ہی خاموش کھڑی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ ان خاموش دیواروں میں کتنی چیخیں دفن ہے، کتنی لڑکیوں کی امیدیں، کتنی ماؤں کے خواب، کتنی زندگیوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے۔ میرے پیچھے شور بڑھنے لگا تھا، محل کے اندر سے دوڑتے قدموں کی آوازیں، چیخیں، حکم دیتے لہجے اور لوگوں کے بھاگنے کی دھمک اب واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ میرے پیچھے آ رہے تھے، وہ مجھے روکنا چاہتے تھے، وہ سچ واپس لینا چاہتے تھے جو اب میرے ہاتھ میں تھا، لیکن اس بار میرے قدم رکنے والے نہیں تھے۔ میں نے پوری طاقت کے ساتھ سامنے کھڑی گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے آج تک نہیں معلوم کہ وہ دروازہ کس نے کھولا تھا، قسمت نے، ان 7 عورتوں میں سے کسی نے، یا شاید وہ عورت جس نے آخری لمحے میں
मुझे वो सबूत थमाए थे, मगर जो भी था वो मेरी जिंदगी का सबसे अहम मौका था। मैं फौरन गाड़ी में बैठ गई। चाबी पहले से लगी हुई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने इंजन स्टार्ट किया और अगले ही लम्हे गाड़ी अंधेरे रास्ते पर दौड़ने लगी। मेरे पीछे वो महल आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा था, लेकिन इसके साए अब भी मेरे दिल के अंदर मौजूद थे। रास्ते भर मेरे हाथ कांपते रहे। मैं बार बार इन फाइलों को देखती रही। हर सफा एक चीख था, हर नाम एक कहानी थी, हर तस्वीर एक जख्म थी, और हर सफ़े के आखिर में लिखे वो दो अल्फाज, मसला ख़त्म। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, जुल्म की मेहर थे। इन लड़कियों की खामोशी खबरें थी। ये इन माओं के आंसू थे जिन्होंने शायद बरसों अपनी बेटियों का इंतजार किया होगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये कमजोरी के आंसू नहीं थे, ये एहसास के आंसू थे। ये इस हकीकत का बोझ था जो अब मेरे कंधों पर आ चुका था। कई घंटों के बाद मैं आखिरकार अपने घर पहुंची। वहां कच्ची दीवारें, वही छोटा सा सहन, वही मिट्टी की खुशबू, मगर आज सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। इसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में खौफ था और शायद उम्मीद भी, जैसे वो कई दिनों से बस इसी लम्हे का इंतजार कर रही हो। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ दौड़ी। रीमा, इसकी आवाज में लर्जिश थी। मैं कुछ ना बोल सकती। मैंने खामोशी से वो फाइलें इसके हाथ में थमा दी। वो हैरान होकर मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सफ़हात पलटने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, इसके चेहरे के तासरात बदलते गए। हैरत, खौफ, सदमा और फिर आंसू। इसके हाथ कांपने लगे। वो रोते हुए बोली, तुमने ये क्या कर दिया रीमा? मैंने पहली बार सुकून से जवाब दिया, मैंने वो कर दिया जो शायद किसी ने करने की हिम्मत नहीं की। इस रात हम दोनों नहीं सोए, हम बस खामोश बैठे रहे। हमारे दरमियान वो फाइलें रखी थी और इन फाइलों के दरमियान इन बेशुमार लड़कियों की खामोश सदाएं थी। अगले ही दिन मैंने फैसला कर लिया, ये सच दफन नहीं होगा, ये सच बाहर आएगा। मैंने इन फाइलों के नकुल बनाए, फिर शहर के एक बड़े अखबार तक पहुंचाए, चंद काबिल एतमाद लोगों तक भी, और कुछ ऐसी जगहों तक भी जहां सच को दबाना आसान न था। शुरू में किसी ने यकीन नहीं किया। लोगों को लगा ये किसी फिल्मी कहानी जैसा झूठ है, मगर जब सबूत सामने आए, तस्वीर, दस्तावेजात, खुफिया रिकॉर्ड, बैंक के कागजात, तो सब कुछ बदलने लगा। चंद ही दिनों में पूरा इलाका हिल गया। अखबारात में सुर्खियां लगने लगी, टीवी चैनल्स पर बहसें शुरू हो गई। लोग हैरान थे, खौफजदा थे, गुस्से में थे। पुलिस हरकत में आ गई। इस महल पर छापे की खबरें आने लगी। वो महल जो कभी ताकत, दौलत और राज की अलामत समझा जाता था, अब सवालों के घेरे में था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, वो बुजुर्ग कहीं नहीं मिला। ना वो गिरफ्तार हुआ, ना इसकी लाश मिली, ना इसका कोई निशान। जैसे वो कभी था ही नहीं, जैसे वो सिर्फ एक साया था जो अंधेरे में आया, जिंदगी को निगलता रहा और फिर अचानक गायब हो गया। कभी कभी रात को मैं अब भी चौंक कर जाग जाती हूँ। मुझे अब भी इसकी छोटी की टिक टिक सुनाई देती है। मुझे अब भी इसकी छोटी की टिक टिक सुनाई देती है। मुझे अब भी वो आवाज सुनाई देती है, रीमा, तुम सच से नहीं बच सकती। और मैं आज भी सोचती हूँ, क्या मैं वाकई बच गई हूँ, या मैं सिर्फ इस खेल की एक मरहले से निकलकर किसी और ज्यादा बड़े खेल में दाखिल हो गई हूँ। क्या वो वाकई खत्म हो गया, या वो आज भी कहीं मौजूद है, किसी और गांव में, किसी और गरीब लड़की के ख्वाबों का सौदा करते हुए, किसी और माँ की मजबूरी का फायदा उठाते हुए। शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस खामोश हो जाती हैं, कुछ वक्त के लिए दफन हो जाती हैं और फिर किसी नए शिकार के साथ दोबारा जिंदा हो जाती हैं। और अगर आज तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, हर चमकती हुई पेशकश किस्मत नहीं होती। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाए तो इंसान को हमेशा के लिए बदल देते हैं, और बाज़ महल बाहर से जितने खूबसूरत दिखाई देते हैं, अंदर से इतने ही तारीख होते हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।